Hello, my dear students. So, dear students, in this video, I'll explain poem number 6, Aunt Jennifer's Tiger, written by Andrew Rich. And as well as with all the important points, I'll also explain what are the important coding devices that have been used in this poem. एंड डियर स्टूडेंट्स, ये पोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग दोनों बहुत ही डिफरेंट है। सो अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन न रह जाए, कोई भी लाइन आप स्किप ना करिएगा, जिससे कि एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो। और हाँ, साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वीडियो के साथ आपका जो लिटरेचर का मेन कोर्स बुक का सिलेबस है वो कंप्लीटली मैंने फिनिश कर दिया है। तो जो भी वीडियो, जो भी चैप्टर आपने मिस कर दिया हो, ना देखा हो, या फिर जिस चैप्टर को आप फिर से देखना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करिएगा, वहां से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। यस, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल एंड ड्रॉप योर कमेंट, योर फीडबैक एज वेल इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। सो यहाँ पे बेटे एंड्रयू रिच ने जो पोएट्री लिखी, ये पोम लिखी है, दिस इज रिलेटेड टू आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे आंट जेनिफर की लाइफ शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। उनके कई सारे ड्रीम्स थे, लाइफ से उम्मीदें थी, एक लाइफ की स्टाइल थी जो से वो जीना चाहती थी, बट शादी के बाद कई सारी लाइबिलिटीज की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाती। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस a स्क्रीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रैंस का मतलब कहता है मूविंग अक्रॉस द स्क्रीन। अब है क्या कि जो आंट जेनिफर है वो एक दिन बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, एक एम्ब्रॉयडरी, कपड़े पे जो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी में क्या कर रही थी, एक टाइगर का सीन, टाइगर की पिक्चर बना रही थी। और एक ऐसे टाइगर की पिक्चर बना रही थी जो क्या कर रहा है, प्रैंस कर रहा है, उस फ्लैग में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, दौड़ता हुआ वो दिखाई दे रहा है। उसके पीछे क्या, जंगल का उन्होंने सीनरी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो आंट जेनिफर है, उनका टाइगर क्या कर रहा है, प्रैंस कर रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ, अक्रॉस द स्क्रीन, उस पूरे स्क्रीन पे जो एम्ब्रॉयडरी में उन्होंने बनाया हुआ है। और वो कैसा है, बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल शाइनी है। किसकी तरीके, टोपाज। टोपाज एक प्रकार का स्टोन होता है जो येलोविश कलर का होता है बेटा। तो जो पिक्चर बना रही है, उसमें जो टाइगर है उसका कलर कैसा है, बिल्कुल ब्राइट, चमकदार है, बिल्कुल येलोविश कलर का है। एंड वो जो पिक्चर बना रही है वो किसकी है, वो डेनिजन। डेनिजन मतलब क्या होता है, निवासी। वो जो जिसका आर्ट, जिसकी पिक्चर बना रही है वो निवासी है। किसका निवासी है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या, वो जंगल, जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है उसकी पिक्चर वो बना रही है, जिसका कलर कैसा है यहाँ पे, बिल्कुल येल्विश, ब्राइट येल्विश कलर का है। एंड दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वो जो पिक्चर बना रही है, जो दे किसके लिए यूज किया, कि ये इन टाइगर्स के लिए यूज किया गया है। ये जो टाइगर है, डू नॉट फियर, ये बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते, बिल्कुल भी डरते नहीं है। द मैन बीनीथ द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों पे, जो पेड़ों के जो शिकारी छिप करके बैठे होते हैं, वो इनसे बिल्कुल भी डरते नहीं, वो फियरलेस रहते हैं। एंड दे मतलब कौन, ये टाइगर्स के लिए यूज किए। दे पे, स्पेस में होता है वॉक इन स्लीक, मतलब बहुत ही एलिगेंट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। एंड शेवलिक मतलब, शेवलिक मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्टली। एंड सर्टेनिटी मतलब उस क्वालिटी को अडॉप्ट किए हुए। तो ये जो टाइगर है, ये बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बहुत ही अपने एलिगेंट, बहुत ही शानदार स्टाइल में, उस ईमानदारी के साथ उस गुण को अपने अंदर रखते, यानी कोई बनावटीपन उसके अंदर नहीं है, उस क्वालिटी के साथ क्या कर रहा है, उस जंगल में वो मूव कर रहा है। ये तो हो गई इसकी लिटरल मीनिंग। अब यहाँ पे बेटा जानते हैं इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रही, जो आंट जेनिफर है, अपने लाइफ में कई सारे शादी के बाद ऑब्लिगेशंस की वजह से, उनके हस्बैंड ने कई सारे उनके ऊपर जिम्मेदारियां थोपी हैं, या कई सारी चीज़ों को ना करने के लिए शायद मना किया हुआ है। अब अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम के हिसाब से नहीं चला पा रही। तो अब वो क्या कर रही है कि अपने ड्रीम को, उनके जो लाइफ जीने का तरीका, जिस प्रकार की लाइफ को सर्वाइव करना चाहती, उसको किस में रिप्रेजेंट कर रही है, उस एम्ब्रॉयडरी में रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन्होंने अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए किस एनिमल को चूज किया, टाइगर। अब सिंपली उन्होंने टाइगर को क्यों चूज किया, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। बट टाइगर इसलिए यूज किया कि टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो बिल्कुल फियरलेस होता है। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने इसको चूज किया कि वो भी अपनी लाइफ को वास्तव में कैसे जीना चाहती थी, बिल्कुल टाइगर के तरीके, बिल्कुल फियरलेस होकर के जीना चाहती है। उस टाइगर के तरीके जो ऑलवेज क्या करता है, प्रैंस करता रहता है, मूव करता रहता है एनर्जी के साथ अपने लाइफ में, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। वो बहुत ही ब्राइट होता है, बिल्कुल येल्विश, एकदम शानदार होता है, जो सुकून से, शांति से कहा रहता है, जंगल में रहता है। तो वो भी क्या करना चाहती थी, शाइनफुल लाइफ, यानी कि बहुत ही एनर्जी से भरी हुई, हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ जो है सर्वाइव करना चाहती थी। एंड
जैसे कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं है किनसे, उन शिकारियों से, तो वो भी नहीं चाहती थी किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर हो, या जिस प्रकार मैं हस्बैंड से डरती हूँ या हस्बैंड ने जो रूल्स और रेगुलेशंस मेरे ऊपर थोपे हुए हैं, जिसकी वजह से हर समय मेरे ऊपर एक भय बना हुआ होता है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, यानी आंट जेनिफर क्या चाहती हैं, वो भी ऐसी लाइफ चाहती है जहाँ पे फियर ना हो, डर ना हो। वो भी क्या करना चाहती है, पेस इन स्लीक, बहुत एलिगेंट तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करना चाहती हैं, विच शुड बी फिल्ड विथ शेवलरी। शेवलरी मतलब बिल्कुल भी बनावटी लाइफ ना हो, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल, बिल्कुल ओरिजिनल, जिस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना चाहती, बिल्कुल उसी लहजे में अपनी लाइफ को वो जी पाए। सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, यहाँ पूरे पोएम में एक ही राइमिंग स्कीम यूज की गई है, दैट इज ए बी ए बी। यहाँ पे देखिए स्क्रीन एंड ग्रीन, इन दोनों का साउंड मैच हो रहा है, सो दीज बोथ विल बी ए एन ए, एंड ट्री एंड सर्टेनिटी बोथ आर ऑल्सो सेम, सो हियर इट विल बी ए एन बी बी। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम बनी क्या बनेगी, ए एन बी बी। ये पूरे पोएम में आपको हर एक स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या और डिवाइसेस यूज किए गए हैं। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो ब्राइट टोपाज है, तो ब्राइट टोपाज डेनिजन, यहाँ पे जो ये यूज किया किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे ये यूज किया गया टाइगर के लिए। ओके, क्यों, टाइगर कैसा है, ब्राइट टोपाज कलर का है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एनाफोरा यूज किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट टू लाइंस सेम वर्ड से कंटिन्यू हो रही, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे दे डू नॉट एंड दे, तो दे दोनों लाइनों में है, सो हियर इट विल बी एनाफोरा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बेटा एजोनेंस भी यूज किया गया है। एजोनेंस क्या होता है, जब किसी पार्टिकुलर लाइन में कोई वॉवल साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा एजोनेंस। जैसे कि यहाँ पे आप थर्ड लाइन में देखेंगे तो ई साउंड बहुत ज्यादा क्या बेटा प्रोमिनेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दे में भी आप ई मिल जाएगा, फियर में ई है, दा में ई है, मेन में ई है, बेनीथ में 2 टाइम्स ई है, दा में एंड ट्री में ई। तो इस पार्टिकुलर पूरे लाइन में आप देखेंगे ई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ई साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, दैट्स व्हाई हियर इज व्हाट एजोनेंस। साथ यहाँ पे रेपिटेशन भी यूज किया गया। रेपिटेशन क्या, जब किसी पार्टिकुलर लाइन में सेम वर्ड मोर देन 1 टाइम यूज हुआ तो वहां पे क्या बोलेंगे, रेपिटेशन बोलेंगे। इस लाइन में देखिए द एंड द 2 टाइम्स यूज हुआ, तो हियर 1 मोर डिवाइस इज देयर, दैट इज रेपिटेशन। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर विंग। अब जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है कपड़े में, उस टाइगर की इमेज क्रिएट कर रही हैं, तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं कि उनके जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लटर कर रही है। फ्लटरिंग मींस कांपना। यहाँ पे थ्रो हर वूल, यानी कि जब वो निडल है जो सुई है, जब उससे वो सी उसको बना रही डिजाइन को, तो क्या हो रहा है, उनके जो फिंगर्स वो फ्लटर कर रही है, वो कांप रही है। अच्छा, कांप क्यों रही है, इसीलिए शायद वो डर रही है क्योंकि हस्बैंड प्रोबेबली कहीं उनको इस काम के लिए डांटे ना, क्योंकि आज वो कुछ अपने मन से अपने विचारों को कहीं पे डराइव करने के लिए वहां पे बैठी हुई, तो उन्हें डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड मुझको डांटे ना, तो इसीलिए वो उनकी जो फिंगर्स वो क्या कर रही है, फ्लटर कर रही है। एंड फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। जो आइवरी है, आइवरी क्या होती है, जो बोन्स की जो निडल बनाई जाती है, जो ओल्ड टाइम्स में यूज किए जाते थे, तो जो आइवरी निडल है, जो वो बोन की बनी जो निडल है, तो उसको एम्ब्रॉयडरी कट से वो पुल कर रही है, खींच रही है, तो वो भी उनको बहुत हार्ड, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, 2 चीजें आपके एग्जाम में आती कि उनकी फिंगर्स फ्लटर क्यों कर रही थी, साथ साथ जो आइवरी निडल है उसको खींचने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत, काफी ज्यादा पावर क्यों लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप ये बोलेंगे क्योंकि शी इज अफ्रेड माइट बी हिज हस्बैंड में स्कूल्ड हर, कहीं उसकी जो हस्बैंड है उसको कहीं इस बात के लिए डांटे ना, इसीलिए उनको क्या हो रही है, या फिर उनके जो ड्रीम्स हैं वो इतने पीछे वो छोड़ा है कि उनको रिपीट कर रही है, उनको फिर से वो डिपिक्ट कर रही है किसी क्लोथ पे, तो उनको काफी डर लग रहा है, काफी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग। ओके, और उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो रही है उस आइवरी निडल को पुल ऑफ करने पे, यानी कि खींचने में। साथ ही साथ फिर आगे वो क्या बता रही है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। साथ ही साथ उनकी जो वेडिंग, उनकी जो शादी हो गई है, तो मैसिव वेट, जो बहुत क्या है, बहुत ज्यादा जो भार है किसका, अंकल्स वेडिंग बैंड। जो अंकल ने क्या किया है, जो वेडिंग बैंड यानी जो रिंग पहनाई हुई है वो बहुत ज्यादा उन्हें भारी लग रही है। अब यहाँ पे देखिए वास्तव में क्या है, क्या वाकई में रिंग बहुत भारी होती है, तो यहाँ पे वास्तव में बेटा रिंग के भारी होने की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस वेडिंग रिंग के साथ जो जिम्मेदारियां आई हैं उनके ऊपर, जो लाइबिलिटीज आई, वो उन्हें बहुत ज्यादा भारी लग रही है। एंड सिट्स हैवली अपॉन द आंट्स जेनिफर्स हैंड। वो जो रिंग कहाँ है, उनके हाथों में जो पहनी हुई उन्होंने,
तो उनके साथ जो लाइबिलिटीज आई हैं, जो जिम्मेदारियां आई हैं, वो आंट जेनिफर को बहुत ज़्यादा भारी लग रही हैं। लाइबिलिटीज रेस्ट्रिक्शंस जो आई हैं उनको बियर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। So this is the explanation of this paragraph, and now let's talk about foreign devices. So first of all students, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? alliteration यूज हुआ है। अब देखिए alliteration क्या होता है? alliteration वहां पे होता है जहां पे टू consecutive words के जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर है वो क्या हो? सेम। जैसे यहाँ देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग, तो दोनों यहाँ पे क्या यूज हुए? एफ और एफ यूज हुआ है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे यूज हुआ है alliteration, तो दोनों में क्या यूज हुआ है? एफ साउंड यूज हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पे इंजैम्पमेंट भी यूज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंजैम्पमेंट क्या होता है? जब कोई भी एक पार्टिकुलर सेंटेंस एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू होता है और फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंजैम्पमेंट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन सेंटेंस यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, यहाँ कहाँ जाके फिनिश हुआ है? ये सेकेंड लाइन में फिनिश। तो ये एक सेंटेंस दो लाइनों में कंटिन्यू हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी आपको पंक्चुएशन मार्क देखने को नहीं मिलेगा। सो हियर इज व्हाट? एग्जाम्पल। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हाइपरबोल भी यूज हुआ है। हाइपरबोल का मतलब तो होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अब यहाँ पे देखिए द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब जो रिंग है वो इतना ज्यादा तो भारी होता नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी होगा। यहाँ पे रिंग का जो वजन है वो कैसे दिखाया गया कि बहुत ज्यादा क्या है? भारी है, बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है? हाइपरबोल का यूज किया कि क्योंकि रिंग बेसिकली बहुत ज्यादा भारी नहीं होती है कि उसको उठाना किसी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाए। साथ में यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग को एज ए लिविंग बीइंग दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए जो ये वेडिंग बैंड है ये बेसिकली नॉन लिविंग ठीक है, बट इसको क्या बोला गया? सिट्स, कि वो बैठी हुई है हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि पूरी ताकत के साथ किस पे बैठी हुई है? आंट जेनिफर के हैंड पे बैठी हुई है। लेकिन बैठने काम कौन करता है? वो तो ह्यूमन बींग्स करती है। तो यहाँ पे वेडिंग बैंड को एज ए ह्यूमन बींग दिखाया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन भी यूज हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे इमेजरी भी यूज किया गया, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस लाइन को पढ़ के उनकी फिंगर क्या हो रही? कांप रही है। जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो वो सुई को निकालने में, निडल को निकालने में काफी ताकत नहीं लगाना पड़ रहा है, तो आपके दिमाग में सिंपली एक इमेज क्रिएट हो रही होगी। सो इसे क्या बोलेंगे? इमेजरी। क्योंकि इमेजरी वही होता है जब किसी लाइन को आप पढ़िए और पढ़ते समय आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सो ये पैराग्राफ में वो क्या करेंगे? व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। उनके जो हाथ हैं, टेरिफाइड हैंड्स हैं, वो बिल्कुल लाए, बिल्कुल शांति से लेट जाए। यानी कि अब वो बिल्कुल शांति, अब वो टेरिफाइड नहीं होगी क्योंकि अब उनकी क्या हो चुकी होगी? डेथ हो चुकी होगी। लेकिन भले ही उनकी डेथ हो चुकी होगी, लेकिन ये जो टेरिफाइड, ये जो डरावनी चीजें, उनके हाथ जो कांप रहे, किस वजह से आए थे? जो रेस्ट्रिक्शंस उनकी लाइफ में थी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? जो लाइबिलिटीज उनकी लाइफ में आई थी, उनकी वजह से उनकी लाइफ क्या थे? टेरिफाइड हो गई थी। क्या मृत्यु के बाद क्या होगा? तो टेरिफाइड हैंड बिल्कुल लाए, बिल्कुल शांति से लेट जाएंगे। लेकिन क्या होगा? उसके बावजूद स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई। भले ही उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी अभी भी जो उनकी लाइफ है स्टिल रिंग्ड। यहाँ पे रिंग का दो मतलब है। पहला ये कि उनके हाथ में अभी भी वो रिंग, वो अंगूठी होगी, और दूसरा रिंग का मतलब क्या होगा? अभी भी वो घिरी हुई होगी किससे? विद ऑर्डियल्स। वो जो क्या थी? हार्डशिप थी जो उनकी लाइफ थी। ऑर्डियल्स मतलब जो बुरा वक्त था, बुरा वक्त कहिए, या फिर वो डिफिकल्टीज, वो परेशानियां जिसको वो अपनी लाइफ में वो लेकर के चल रही थी, जिसके लिए उनको मास्टर किया गया था, ट्रेंड किया गया था उनके हस्बैंड के द्वारा। उनके हस्बैंड ने कई सारे रेस्ट्रिक्शन जो उनकी लाइफ में देकर उनको मास्टर कर दिया था, ट्रेंड कर दिया था। वो ऑर्डियल्स अभी भी उनकी लाइफ में है। किस फॉर्म में? दूसरा ये कि उनके हाथों में वो अंगूठी बता रही अभी भी वो उस चीज से घिरी हुई है। एंड लेकिन भले अब उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, आगे वो क्या करें? द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन जो पैनल पे, जो उस कपड़े पे, उस क्लॉथ में उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई किसकी? टाइगर की, जिसके माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रही थी। लेकिन वो जो पिक्चर अभी भी क्या करेगा? विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अभी मूव करता रहेगा प्राउड, पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। यहाँ पे ये तीनों वर्ड वास्तव में क्या है? तो ये तीनों वर्ड वास्तव में यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में जो आंट जेनिफर थी, उनकी क्या क्या ड्रीम थी। वो अपनी लाइफ में प्रांस करना चाहती थी, खुल करके जीना चाहती थी, प्राउडफुल रहना चाहती थी, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे अपनी लाइफ को सर्वाइव करना चाहती थी। बट हुआ क्या? लाइबिलिटीज ने, जिम्मेदारियों ने क्या किया? उनको टेरिफाइड कर दिया। अंत में यहाँ तक कि जब टेरिफाइड, जब उनकी डेथ हो जाती, तब उनका जब हाथ यानी उनकी बॉडी जब बिल्कुल शांत हो जाती, उसके बावजूद उनकी जो ऑर्डियल्स
जो हार्डशिप थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो अभी भी क्या है, रिंग्ड हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए उनके हस्बैंड ने, उनके फैमिलीज ने क्या किया, उनको ऑलवेज मास्टर अप किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो पिक्चर है उन्होंने जो बनाया हुआ था, उनके माध्यम से उनके जो ड्रीम्स है वो अभी प्लान्स करेंगे, प्राउडफुल रहेंगे और अनअफ्रेड, वो बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। नाउ अब यहाँ पे हम बेटा बात करेंगे किसकी, जो भी यहाँ पे डिवाइसेस यूज किए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बेटा देखिए पैराडॉक्स यूज किया गया। पैराडॉक्स क्यों यूज किया? पैराडॉक्स में टू अपोजिट थिंग्स की जहां पे बात होगी उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू लाइन में क्या बात की गई है कि आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो कैसी थी, टेरिफाइड थी, अभी भी कैसी है, ऑर्डिल से अभी भी रिंग्ड है, उससे घिरी हुई, जिम्मेदारियों से मरने के बाद भी घिरी हुई है, जिसके लिए उन्हें मास्टर अप किया गया था। वही दूसरे पैराग्राफ टू लाइन्स में क्या बताया गया है कि लेकिन उन्होंने जो क्या बनाया है, जो पेंटिंग बनाई हुई है, जो एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई है, उसमें उनकी लाइफ, उनका जो लाइफ है जो उसको डिपिक्ट करना चाहती है वही प्लान्स कर रहा है, प्राउडफुल है और क्या है, अनअफ्रेड है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स। साथ साथ यहाँ पे इमेजरी भी है। इमेजरी कैसे, आप देख पा रहे कि आंट की डेथ हो चुकी है, उनकी जो उंगलियां बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, बॉडी लेटी हुई है, उनके हाथों में अभी भी अंगूठी है, और उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्या कर रही है, अभी भी हवा में उड़ रही है, बिल्कुल प्राउडफुल वो पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे इमेजरी भी, इसमें यहाँ पे पन भी यूज है। पन कहाँ पे यूज है, देखिए रिंग। तो यहाँ पे रिंग का दो मतलब है। रिंग का मतलब क्या, उनकी फिंगर में अभी भी क्या है, एंगेजमेंट की रिंग है। साथ ही साथ बड़ा रिंग यहाँ पे उनकी जिम्मेदारियों को भी दिखा रही, अभी भी अपनी जिम्मेदारियों से अभी भी वो घिरी हुई है, मरने के बाद भी वो जिम्मेदारी उनसे दूर नहीं हुई है। साथ साथ यहाँ पे एग्जामिनेंट भी यूज हुआ है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हुआ, क्योंकि फर्स्ट लाइन में कोई भी कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ है। इस सेकंड लाइन में भी यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जामिनेंट भी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आई हो, देन पुट योर कमेंट्स, पुट योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो आई होप इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस कुछ मिलेगा इन सारे चैप्टर्स में। अब बेटा आपके जितने भी लिटरेचर के में सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स, दैट ऑल आई विल कवर इन माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।